करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो आज हम फोटो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इसको स्टडी करेंगे। तो डिफरेंस की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बातें निकाल कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक बेस बन जाए कि आखिर हम रिएक्शंस को इन दो कैटेगरीज में क्यों डिवाइड करते हैं। पहले हम इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम इसके डिफरेंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस की जो बेसिक्स होती है वो होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, हर कोलिजन केमिकल रिएक्शन का सबब नहीं बनती, ठीक है। कोलिजन सिर्फ वही केमिकल रिएक्शंस का सबब बनती हैं जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हों और सफिशिएंट एनर्जी के साथ हों। तो इस बात को मैं लिखता हूं, एवरी कोलिजन डज नॉट रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, but the collision with proper orientation and sufficient energy, ठीक है, sufficient energy can cause केमिकल रिएक्शन, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स तो बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन उस वक्त होगा जब उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होने वाली कोलिजन्स कैसे होंगी, या तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होंगी और उसके साथ साथ उनकी एनर्जी भी इतनी होनी चाहिए कि वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सके। अब एक्चुअली ये जो सफिशिएंट एनर्जी है, दिस एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी आप जानते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, मिनिमम अमाउंट of energy required to convert the reactants into products, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, असल बात जो हमने मुद्दा स्टार्ट किया था कि what is the reason behind this difference, why we classify the reactions into thermal and photochemical reaction। अब बात आपने ये समझनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी जब उन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, तब हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी उनको कहां से मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी हम रिएक्शंस को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने मॉलिक्यूल्स को देनी है वो हम दो तरीकों से दे सकते हैं, एक थर्मल एनर्जी, ठीक है, और दूसरी जो टाइप ऑफ एनर्जी है वो क्या है जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। सही होगी बात। अब प्यारे बच्चों, ये जो थर्मल एनर्जी है, दिस कैन बी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग द रिएक्शन, एंड लाइट एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड टू द मॉलिक्यूल बाय इररेडिएशन द रिएक्शन। यानी आप रिएक्शन को लाइट रेडिएशंस के साथ एक्सपोज करेंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को लाइट एनर्जी मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, और वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जब कोलाइड करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। सेम इज द प्रोसेस विद थर्मल एनर्जी। जब आप रिएक्शन को हीट करेंगे, आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को थर्मल एनर्जी मिलेगी, वो आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करेंगे और उस कोलिजन के नतीजे में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा।
तो अब आपने बात को समझना है, इस एक्टिवेशन एनर्जी के सोर्स की बुनियाद पर हम केमिकल रिएक्शन को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम इसके डिफरेंस को समझते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट फेज में हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है इनके दरमियान वो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में है या एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बारे में है, जो मैं आपको पहले ही बेसिक करवा चुका हूं। यानी दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस, अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में बात करें तो प्यारे बच्चों, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, जो इसके दरमियान नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है जी, वो ये है कि थर्मल रिएक्शंस के लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है। तो थर्मल रिएक्शंस लाइट की गैर मौजूदगी में भी हो सकते हैं। कैन अकर, these reaction can occur in the absence of light, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, वो तो होते ही सिर्फ लाइट एनर्जी की मौजूदगी में है। तो दे कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो थर्मल रिएक्शंस के लिए क्योंकि लाइट की जरूरत नहीं होती, तो वो लाइट के एब्सेंस में भी हो सकते हैं। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन हमेशा तभी होंगे जब लाइट मौजूद होगी। अगर लाइट नहीं है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा डिफरेंस प्यारे बच्चों इसके दरमियान ये है, टेम्परेचर की बात करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि थर्मल रिएक्शन हो ही टेम्परेचर की वजह से रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस के रेट पर टेम्परेचर का चेंज होना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, असरअंदाज होता है। तो मैं लिखता हूं थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर significantly affect the rate of these reactions, ठीक है। तो इन रिएक्शंस का रेट जो है वो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। टेम्परेचर चेंज करने से इन रिएक्शंस के रेट पे बहुत ज्यादा असर होता है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस, अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर के रेट पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो बहुत थोड़ा होता है या ना होने के बराबर होता है। टेम्परेचर हैज little effect on the rate of these reactions, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्मल रिएक्शंस को कैटलिस्ट ऐड करके और ज्यादा तेज किया जा सकता है, एक्सेलरेट किया जा सकता है। कैन बी accelerated by adding catalyst, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास थर्मल रिएक्शंस हैं, आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ी होगी, उसमें टेम्परेचर के साथ साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर आप निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो टेम्परेचर के साथ साथ अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर दें, कैटलिस्ट आप अच्छे तरीके से जानते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, उसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं विदाउट बीइंग देमसेल्फ यूज्ड।
तो थर्मल रिएक्शन को कैटलिस्ट ऐड करके हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसकी एक्सेलरेशन के लिए हमें कैटलिस्ट जरूरी नहीं है, कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन उन रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर्स। तो मैं लिखता हूं कैन बी accelerated by using photosensitizers instead of catalyst। ठीक है, तो कैटलिस्ट के बजाय हम जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनको एक्सेलरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फोटोसेंसिटाइजर। अब सवाल ये पैदा होता है कि फोटोसेंसिटाइजर्स आखिर क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंसिडेंट लाइट यानी केमिकल रिएक्शंस है उसके ऊपर लाइट, हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमने उसको लाइट से एक्सपोज किया है, ठीक है। अब अगर हम उस रिएक्शन में फोटोसेंसिटाइजर भी डाल दें तो फोटोसेंसिटाइजर्स क्या करते हैं, वो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नियर बाय मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं समझ आई? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके पास जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनको वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और उस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन होगी और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। क्या है जी, मॉलिक्यूल्स that absorb light energy यार, और टीवी बंद कर दो यार, 1 मिनट है। तो मॉलिक्यूल्स that absorb light energy and transfer the energy of incident light to the nearby molecules, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके नियर बाय मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है और रिएक्शन जो है वो तेज हो जाता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो उसमें आ जाते हैं बेंजोफिनोन और मिथाइलिन ब्लू। तो ये हमारे पास फोटोसेंसिटाइजर्स की कुछ एग्जांपल हैं। मजीद प्यारे बच्चों, जब हम नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस को, फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, उनमें हम इनका इस्तेमाल भी देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्सेलरेट रिएक्शन को करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो 5वां पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर नेचर वाइज देखा जाए तो थर्मल रिएक्शन जो है वो यूजुअली सिंपल रिएक्शंस होते हैं एज कंपेयर टू दिस। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और मेनली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। बॉन्ड क्लीवेज होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और फिर उनकी शिफ्टिंग जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। तो मैं लिखता हूं यूजुअली सिंपल इन नेचर, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, यूजुअली कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो छठा और इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफरेंस है इनके दरमियान, आप जानते हैं थर्मल रिएक्शंस किसकी मौजूदगी से होते हैं, हीट एनर्जी की वजह से या थर्मल एनर्जी की वजह से। तो लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो थर्मल रिएक्शन पे लाइट इंटेंसिटी का इतना ज्यादा कोई असर नहीं होता। लेकिन एज कंपेयर टू दिस अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें वो तो होते ही लाइट की मौजूदगी में है, तो लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा हद तक मुतासिर करती है। तो आर नॉट मच affected by light
इंटेंसिटी, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, लाइट इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली affect these reactions, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलने के लिए दोनों टाइप्स में गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो किस तरीके की होगी, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम थर्मल रिएक्शन की बात करें, फॉर spontaneous reaction the free energy change is always negative, ठीक है। और अगर प्यारे बच्चों मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा जी यानी जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी है वो हमेशा किस में होगी, नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द फ्री एनर्जी चेंज इज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें मैं अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं तो डेल्टा जी बराबर है पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये इनके दरमियान हमारा डिफरेंस नंबर क्या था, 8, ठीक है। लास्ट पे हम इसके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको मजीद ये चीज जो है वो क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों थर्मल रिएक्शन की एक सिंपल सी एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को 1:3 के अंदर लिया जाता है और टेम्परेचर कितना वहां पे रखा जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर कैटलिस्ट भी ऐड होता है, कौन सा, आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आप ट्रीट करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या बनती है, अमोनिया, ठीक है। तो ये थर्मल रिएक्शन की एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने थर्मल एनर्जी को इस्तेमाल किया मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एज कंपेयर टू दिस अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा बता चुका हूं, लेकिन सिंपली आप यहां पर लिख सकते हैं रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। H2 प्लस Cl2 gives us 2HCl और ये रिएक्शन सिर्फ लाइट एनर्जी की मौजूदगी में होता है। जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिक्सचर को इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रखते हैं तो उनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप इस मिक्सचर को लाइट एनर्जी से एक्सपोज करते हैं तो इनके दरमियान फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो स्टूडेंट्स दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हो, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।